गुड मॉर्निंग बच्चों एंड मोस्ट वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फंक्शन। बच्चों ऐसा है कि हम लोगों ने फंक्शन में डोमेन पढ़ रखा था, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ रखी है और साथ ही साथ फंक्शन के डोमेन पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। कल हम लोगों ने अलजेब्रिक क्वेश्चंस किया था और साथ साथ लॉगरिदमिक क्वेश्चंस भी लास्ट में किए थे। आज का जो मेन टारगेट है, आज के वीडियो का जो मेन टारगेट है बच्चों, वो बहुत सिंपल टारगेट है। आज हम आपको कराएंगे 3 क्वेश्चंस लॉगरिदम पे और आपके लॉग के डोमेन पे 3 और क्वेश्चंस कराएंगे ताकि आपका माइंडसेट थोड़ा लॉग पे और क्लियर हो जाए। उसके बाद हम आपको थोड़ा सा आगे के लेक्चर्स के बारे में डिटेल देंगे, है ना, कि आगे का लेक्चर किस हिसाब से चलेगा। और तीसरी बात, उसके बाद हम अपने कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे जो कि हमें आज पढ़ाना है। ठीक, तो चलो इस 3 क्वेश्चन के लॉग को तो हम अभी करेंगे, पहले इस डिटेल के बारे में मैं आपको बता दूं। बाबू अब हम लोग क्लास 12th में, आज से क्लास 12th में आप एंटर कर जाओगे। जब ये 3 लॉग के क्वेश्चंस आप कर लेंगे, उसके बाद ये डिटेल क्या है समझो। इस लॉग के क्वेश्चन के बाद हमें पढ़ना चाहिए था रेंज, है ना, जिसमें कि मिनिमम 2 क्लासेस आपके लगेंगे। लेकिन एक परफेक्ट पैटर्न के हिसाब से अगर आप डोमेन निकालना सीख चुके हैं तो रेंज निकालने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। जब हम लोग फंक्शन का एक टाइप होता है ऑन टू फंक्शन, जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको पढ़ाने से पहले हम आपको रेंज का 2 लेक्चर वहां पे दे देंगे, इसी फंक्शन के लेक्चर में जाएगा और तब हम ऑन टू पे आएंगे। ठीक है, तो आप रेंज के लिए अभी चिंता ना करें, अभी इस चीज को आगे कट करके रखते हैं। उसके बाद एक दूसरी चीज और जरूरी है जिसे हम कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ। भैया ग्राफ की कॉन्सेप्ट भी आपको पता होनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको 11th में ही पढ़ना था। ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट आपको 11th में पढ़ना था ताकि आप 12th में उसका यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ अगर मैं पढ़ाने लग जाऊं तुमको फंक्शन के लेक्चर में, इसी लेक्चर को कंटिन्यू करके कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ पढ़ाऊं, तो बाबू समझ लो कि तुम्हारा कम से कम 15 लेक्चर खाली ग्राफ पे लग जाएगा, जो कि एक तरीके से उन बच्चों के लिए यूजफुल नहीं है जिन्हें जेई मेन से एडवांस नहीं देना है। तो इस चीज को हम एक नए लेक्चर के माध्यम से आपको, अगर व्हाट्सएप आप मेरे ग्रुप में ऐड होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज गया होगा कि आज से 2 वीडियो लेक्चर्स आपके आने वाले हैं। जो पहला लेक्चर होगा वो फंक्शन का क्लास 12 का कॉन्सेप्ट होगा और जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ डालेंगे। तो आज से लगातार कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के भी वीडियोस आएंगे जो अलग लेक्चर में आएंगे। तो जिनको जेईई मेंस और एडवांस करना है वो कम से कम कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ के वीडियो को जरूर देखें। जिनको अच्छा एनडीए भी निकालना है, चाहे कुछ अच्छा भी करना है ना, तो वो प्लीज इस वीडियो को भी जरूर देखो ताकि तुम्हारा ग्राफ का भी कॉन्सेप्ट अच्छा हो। क्योंकि इसका कुछ मतलब अगर मैं 100% इसमें पढ़ा रहा हूं तो आपका 10% इस फंक्शन चैप्टर में ग्राफ यूज होने वाला है। तो इस वजह से प्लीज इस चीज को जरूर देखिएगा। बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूं, बोर्ड में भी आपको इसका 10% चाहिए। तो इसके जो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर हैं, जो सिर्फ बोर्ड करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर जरूर देखेंगे और जो बोर्ड के साथ एडवांस करना चाहते हैं उनको पूरा लेक्चर देखना मैंडेटरी है। उसके बाद तो वो चीज ये आपका पैरेलल चलेगा और रेंज ऑन टू के वक्त बताया जाएगा। तो सर आज का क्लास का कॉन्सेप्ट क्या होगा इस 3 क्वेश्चन के बाद? तो इस 3 क्वेश्चन के बाद हम लोग आज के क्लास में समझेंगे 1-1 का बेसिक डिटेल, है ना, 1-1 फंक्शन का बेसिक डिटेल हम आज स्टार्ट कर देंगे। 1-1 फंक्शन क्या होता है, 1-1 फंक्शन को किस तरीके से इमेज फॉर्म करके दिमाग में बनाया जाए, और अगर कोई क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो उसको 1-1 फंक्शन हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं, इस पे आज का क्लास वर्कआउट होगा। आज के क्लासेस अब थोड़े से लंबे होंगे बच्चों। 2-3 दिन से मैं क्लासेस 52 मिनट 53 मिनट का करा रहा था, जो कि मेरे एंड से कम था। अब थोड़ा धीरे धीरे क्लासेस लंबे करने होंगे। अगर लंबा क्लास नहीं करोगे, थोड़ा बढ़िया से चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी, कहते हैं ना, फिजिबिलिटी और इफिशियंसी दोनों पे असर पड़ेगा, है ना। तो इस वजह से थोड़ा हम लोग 5-5 मिनट 10-10 मिनट ही एक्स्ट्रा बढ़ा के अच्छे से थोड़ी लंबी क्लासेस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो पाए और हम लोग उसको अच्छे से ग्रास्प कर पाए। तो चलो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। आप करो लाइक, शेयर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रेजेंट सर कहना मत भूलना मेरे भाई। प्रेजेंट सर कहो और शुरू करते हैं लॉगरिदम के क्वेश्चंस के साथ।
चलिए बच्चों, तो आज का लॉगरिदम का जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, ध्यान से देखिए, डोमेन ही निकालना है आपको। क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और बेस में इनके दे रखा है x प्लस 1, बेस में क्या दे रखा है x प्लस 1, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे बोल रहा है कि भाई साहब इसका डोमेन निकालिए। तो डोमेन निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए ये समझिएगा। जब कभी भी आप इसके डोमेन निकालने की बात करेंगे, आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 की वैल्यू 0 से बड़ी हो, ये सबसे पहला रिक्वायरमेंट है। दूसरा रिक्वायरमेंट है आपका x प्लस 1 भी 0 से बड़ा हो, ये आपका दूसरा रिक्वायरमेंट है। और आपका तीसरा रिक्वायरमेंट है कि x प्लस 1 के बराबर ना हो, ये आपका लॉगरिदम का तीसरा रिक्वायरमेंट है। इस तीनों रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाला जो x का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू हमारे गिवन क्वेश्चन का डोमेन होगा। तो आइए एक एक करके रिक्वायरमेंट को फुलफिल कराते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 की बात करें तो आपको बहुत भली भांति पता है कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और इससे आपको अच्छे से पता चलेगा कि x कॉमन निकाल के x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकाल के x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 किया जा सकता है। उसके बाद x माइनस 1 एंड देन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम जब इस वाले का इसका नंबर लाइन बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि भाई साहब एक जगह हमें 1 मिलेगा और एक जगह 2, इस इलाके में प्लस माइनस एंड प्लस, विच मीन्स कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा ये ब्लैक वाला लाइन। ये ब्लैक वाला लाइन आपको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम अपने सेकेंड कंडीशन पे आ गए कि x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन माइनस 1 चाहिए। अगर हम इसी लाइन पे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, यहाँ पे माइनस 1 लिखें, तो आपने बोला है कि माइनस 1 से ग्रेटर चाहिए। तो आओ जरा ब्लू लाइन का प्रयोग करते हैं, यानी ये ब्लू लाइन जो है, ये ब्लू लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे वाले कंडीशन को, यानी इस ब्लू डब्बे में घेरे गए कंडीशन को। अब सबसे आखिरी कंडीशन है कि x प्लस 1 हमारा 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि x हमारा 0 नहीं होना चाहिए, मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट 0। अब देखिए पहले समझिएगा, पहले वाले के हिसाब से बोला जा रहा है 1 से कम, दूसरे वाले के हिसाब से बोला जा रहा है 2 ज्यादा, और दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या मिल रहा है, ये पोर्शन और इधर ये पोर्शन। तो सिंस हम इंटरसेक्शन जब लेंगे तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, उसके बाद इसमें यूनियन हो जाएगा 2 से इंफिनिटी। लेकिन इस माइनस 1 से 1 के बीच में आपका एक पॉइंट आया 0, तो आपको इस चीज को क्या करना है, 0 को एलिमिनेट कर देना है, यानी आप लिख सकते हैं माइनस 0। आ रही है बात समझ में? तो ये चीज आपको ध्यान दे देना है, माइनस 1 से 1 तो लेंगे ही, 2 से इंफिनिटी तो लेंगे ही, लेकिन उसमें से किसको हटा देंगे, 0 को बच्चों हम लोग बहुत बेहतर ढंग से हटा देंगे, तब जाके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफी इजी क्वेश्चन था। तो ये पहला क्वेश्चन था आपके 3 गिवन क्वेश्चन में से, आप इसको उतार लेंगे और उसके बाद हम लोग सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। चलो डू इट फास्ट, जल्दी से इसको उतार लो, हम 1 मिनट के लिए स्क्रीन से हटते हैं। आई होप आपने पॉज करके उतार लिया होगा। देखो बच्चों, ऐसा है कि पॉज करके अगर आप नहीं उतार रहे हैं, अगर अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घाटा आपको होगा। और जो बच्चे ऐसे हैं जो कि इसको लाइटली ले रहे हैं, देखो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि वीडियोस नहीं देख रहे हैं। मेरे भाई हमको एक बात तुम लोग बड़ा बढ़िया तरीके से समझा दो, बहुत अच्छे समझाओ। अगर तुम वीडियोस को नहीं देख रहे हो तो तुमको क्या प्रॉफिट मिल जा रहा है, पहले हमको ये समझाओ। और अगर तुम वीडियोस को देख रहे हो तो तुमको घाटा क्या हो रहा है, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जहां पे आपको अगर कोई लॉस नहीं है तो उस चीज को करने में आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है। अरे यार, मानते हैं कि तुमको ऑनलाइन वीडियो से, चलो ठीक है, तुम थोड़े से स्लो बच्चे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड थोड़ा कमजोर है, तुमको वीडियो से 100% चीजें क्लियर नहीं होगी। लेकिन क्या अगर तुम वीडियोस को नहीं देखोगे तो क्या तुम्हारी 1% चीजें क्लियर होने का चांस भी है? नहीं है।
लेकिन कम से कम वीडियो देखोगे तो मोटिवेटेड रहोगे। 100% नहीं तो कम से कम 60% तो आपकी चीजें क्लियर होंगी, और बाकी के जो 40% चीजें हैं वो तुम हमसे समय ले लो, हमसे फोन कर लो, उससे क्लियर कर लो। लेकिन अगर तुम उसको एकदम से छोड़ दोगे कि भैया जब ऑफलाइन क्लासेस होंगे तब हम क्लास करेंगे और तब हम समझेंगे, तो बाबू ये 12th क्लास है। 11th क्लास में तुम लोगों ने देखा है कि तुम लोग किस तरीके से अपने आप को टोटली बर्बाद किए हो, और इस 12th क्लास में भी अगर आप सीरियसली नहीं होते हैं, सीरियस वे में नहीं पढ़ाई करते हैं, तो लिख लो मेरे भाई कि तुम्हारा 2 साल बर्बाद हुआ। और ये तो 2 गोल्डन ईयर्स हैं ना आपके लाइफ के, ये दोबारा तुमको कभी नहीं मिलने वाले हैं। और इतना पछताओगे कि फिर मैं तुमको क्या बोलूं, मतलब कोई मेरे पास शब्द नहीं है जितना पछताओगे तुम 11th-12th बर्बाद करके। अगर अपना 11th-12th खराब कर लिए, कभी भी इसको रिकैप नहीं कर सकते हो। इतनी इफिशिएंसी नहीं हो सकती है कि तुम फिर से 2 साल की चीजें रिकैप करो, और कोई बढ़िया चीज आपको नहीं मिलेगा। और अभी का तुम पढ़ाई का सिस्टम देख रहे हो, पढ़ने वाले हर सेकंड बैठ के मेहनत कर रहे हैं। 1 सेकंड जो तुम अपना बर्बाद कर रहे हो ना, वो 1 सेकंड तुमसे आगे निकल रहे हैं। और सोच लो कि वो ऑनलाइन ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को ऑफलाइन एक्स्ट्रा सुविधा, किसी को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली हुई है, नहीं, सबको ऑनलाइन क्लासेस मिला हुआ है। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ऑनलाइन क्लासेस इज मच मोर फार बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस। अभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस इज मच मोर फार बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस, क्योंकि यहां पर्सनल इंटेंशन की तरह समझ में आती है चीजें। अगर ना समझ में आए, आप रिकैप करके देख सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। पूछने की भी तो सुविधा हम दे रहे हैं। 1 तारीख से तो हम लाइव आएंगे भैया पूछने के लिए तुम लोग के लिए। अब उससे ज्यादा क्या करें? अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो मेरे भाई आप अपना लाइफ खुद बर्बाद कर रहे हैं। मैं सीधा सीधा बता रहा हूं तुमको। सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। जरा दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, काफी तगड़ा क्वेश्चन है दूसरा नंबर। क्या क्वेश्चन है कि सर अगर f ऑफ x इज इक्वल टू लिखा हुआ है रूट अंडर लॉग बेस में है 1/2 एंड देन है 5x। देखो भाई जिसका लॉग नहीं क्लियर है, वीडियोस पड़े हुए हैं लॉग के ढेर सारे, हमसे लिंक ले लो अगर तुमको नहीं मिल रहा है तो, और उसके वीडियोस जाके देखो। नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा, मैं इसीलिए पहले बता रहा था। तो बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू लॉग दिस, ये चीज आपके पास चला आया। अब इसको अगर डिफाइंड होना है तो 3-4 केसेस। पहली चीज सर आपका जो लॉग यानी जो अंदर वाला चीज है, लॉग 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये चीज 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, पहला केस। दूसरा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 भी 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा केस। तीसरा केस आप लोगे नहीं बिकॉज 1/2 तो खैर ऐसे ही 0 से बड़ा है, 1/1 के इक्वल है। तो ये 2 केसेस आपको सेटिस्फाई करने हैं, और जो x दोनों ही केसेस को संतुष्ट करेगा वही आपके आंसर्स को देगा। तो आ जाओ पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट केस से। अपना फर्स्ट केस है log 1/2 देन इट विल बी 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब जैसे ही log पे डंडा गिराओगे तुम्हारा 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 लेस देन इक्वल टू 1/2 पे पावर 0 हो जाएगा। अब तुम कहोगे सर ग्रेटर देन का साइन था, जब आपने डंडा गिरा दिया तो लेस देन का साइन हो गया। तो हाँ भैया ये लॉग के इनइक्वालिटी का रूल है, समझिएगा मेरी बात को गौर से। यहाँ पे इस ब्लू डब्बे के अंदर जो आपको समझाया जा रहा है उसको जरा गौर से समझेंगे। रूल ये है कि अगर मान लीजिए लॉग x टू द बेस a ग्रेटर देन या इक्वल टू m है और a की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच है, तो उस कंडीशन में x जो होता है वो लेस देन इक्वल टू a पर पावर m होता है। ठीक है, साइन बदल जाता है। लेकिन अगर वही a तुम्हारा 1 से बड़ा है तो उस केस में हमारे x की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू a पर पावर m होता है। तो ये लॉग के इनइक्वालिटी का रूल है, आपको बताया गया है। उस चीज को आप 11th में देखे हैं, वहां पे जाके आप वीडियोस देखो, उसमें तुमको मिल जाएगा। ऐसा कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार बता दिया कि ऐसा होता है लॉग में। ठीक है, तो देखो ये क्या होगा, साइन पलट जाएगा। अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि एनीथिंग रेज टू द पावर 0 एक्सेप्ट 0 इज 1। सो यहाँ पे वैल्यू 1 होगी। यहां से हम अगर देखें तो हम कॉमन निकाल सकते हैं -x। ठीक, तो आपको मिलेगा x माइनस 5 और नीचे तो 4 है और ये लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अगर आप और ध्यान से इसको देखने की कोशिश करो तो -x माइनस 5/4 और ये इधर चलाएगा, इस साइड चलाएगा, तो आपको क्या हो जाएगा -1/1 लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक,
अब आप यहाँ पे अगला स्टेप क्या करेंगे सर, एक काम करो, इसको ऐसे ही लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू 0। अब माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और यहाँ पे हमारे पास फटाक से 4 लेस देन इक्वल टू 0 आएगा। इस माइनस को जब रिमूव करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, 4 को भी रिमूव कर दिया गया। अब इसको आप आराम से फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो हमारे पास x माइनस 1 आ गया और x माइनस 4 आ गया। अगर आप इसका नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ आ जाते हैं हम लोग, जरा इसका नंबर लाइन इधर बना लेते हैं। अगर आप यहाँ पे इसका नंबर लाइन बनाते हैं तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 4 होगा, और ये क्या चीज़ है बच्चों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है भाई, तो मेरे भाई 4 से इधर और 1 से इधर का इलाका हमको चाहिए। हमने बहुत वेवी कर्व बना के देखा है। अब ये पहले कंडीशन से आया था, फर्स्ट कंडीशन से। अगर इस सेकंड कंडीशन को यहाँ अपनाया जाए, इस सेकंड कंडीशन को सॉल्व किया जाए, तो देखते हैं सेकंड कंडीशन से क्या आता है। यहाँ पे थोड़ा चमकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा मेरे हिसाब से। 5x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 है जो 0 से बड़ा है। अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो x माइनस 5 और यहाँ माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 अपॉन 4, माइनस हटाओगे तो x माइनस 0 और x माइनस 5 लेस देन 0 हो जाएगा। अब अगर इसका नंबर लाइन हम लोग प्लॉट करें तो में हुई थी 0 असल में यहाँ मेरे को रिप्रेजेंट करना था और मैंने बीच में रिप्रेजेंट कर दिया था। तो 0 से लेके 5 तक की बात हो रही है, ब्लू ब्लैक लाइन। तो देखो, तो ये इलाका कॉमन है और साथ साथ ये इलाका कॉमन है, तो इसके साथ यूनियन करेंगे, 0 से 1 तक का भी पोर्शन यूनियन करेंगे। और जहाँ तक 1 की बात है, 1 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो 1 पे हमारा कौन सा ब्रैकेट होगा, क्लोज ब्रैकेट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था जो कि आपको दिया गया करने के लिए। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट पे है और आसान है, आप एक बार करके देखना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो है हमारा 1-1 फंक्शन। तो इसको उतार लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 1-1 फंक्शन पे। डू इट फास्ट, जल्दी से उतार लीजिए भैया फटाक से। चलो बच्चों, आई होप आपने बढ़िया से उतार लिया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लॉगरिदम वाले अगर तुम्हारे पास डोमेन आते हैं तो आप थोड़ा बहुत बुद्धि लगा सकते हो कि सर कैसे निकालना है लॉगरिदम के डोमेन को, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात है, लॉगरिदम के डोमेन तो आप निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बच्चों, अब क्लास 12th में आप इंक्लूड हो चुके, जा चुके हैं, क्लास 12th में आप इंटर कर चुके टॉपिक पे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला जो टाइप हमारे पास आता है वो टाइप कहलाता है 1-1 फंक्शन। समझना, खूब बढ़िया समझना, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन ध्यान से समझोगे तब। कौन सी फंक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, 1-1 फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, नॉर्मल तरीके से समझ आ सकता है। क्या टॉपिक है सर, कहता है कि इफ f is a function, f is a function defined from कैपिटल A to B। कहां से कहां डिफाइंड है मेरे प्यारे बच्चों, कैपिटल A से B तक डिफाइंड है। मतलब कोई फंक्शन है f जो कि कैपिटल A से लेके और कैपिटल B तक डिफाइंड है। अब जहां तक आपको पता है, आप काफी बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो सेट है, इसको हम लोग नाम दे रखे हैं डोमेन। और अगर मैं इस पोर्शन की बात करूं तो आपने इसको नाम दे रखा है कोडोमेन। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये चीजें समझा रखी है आपको। अगर कोई फंक्शन है जो A से लेके B तक डिफाइंड है तो A को हम डोमेन कहते हैं और B को हम कोडोमेन कहते हैं। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, आसानी से आप इसको कह सकते हो। बोलो सर, कोई दिक्कत है। अब हम कहेंगे कि इज सेड टू बी, समझना, दिस फंक्शन इज अ फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम A to B इज said to be, is said to be what, इसको हम क्या कहेंगे, said to be 1-1 फंक्शन। हम इसको क्या कहने वाले हैं, 1-1 फंक्शन कहने वाले हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट ऑफ A, if
different elements of capital A have different image in कैपिटल बी, बी में अलग अलग इमेज हो। मतलब कहने का समझो, मान लो कि दो एलिमेंट हैं, एक है ए और एक है बी, दोनों के दोनों हमारे डोमेन यानी ए से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या किया कि देखा कि हमारा जो ए है वो बी के बराबर नहीं है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है, और अगर ये दोनों नहीं बराबर हैं उसके बाद हमने ए को फंक्शन के अंदर रखा, हमको एफ ऑफ ए मिला, और हमने b को फंक्शन के अंदर रखा, हमें f ऑफ b मिला। तो a और b एज अ इनपुट काम कर रहे थे, तो इनपुट अलग अलग होने के वजह से अगर आउटपुट भी डिफरेंट आ जाए, या फिर हम कह सकते हैं कि इनपुट सेम होने के वजह से, a और b सेम होने के वजह से अगर आउटपुट भी सेम आ जाए, यानी आउटपुट भी एक जैसा हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में जो हमको फंक्शन प्राप्त होता है वो फंक्शन मेरा कौन सा फंक्शन होता है? 1-1 फंक्शन होता है। माने एकदम ध्यान से इसको समझो, थोड़ा सा टेक्निकल बातें हैं इसलिए दिक्कत हो रही है समझने में, लेकिन अभी जब हम इसको देसी तरीके में कन्वर्ट करके समझाएंगे आपको चीजें बहुत बेहतर ढंग से क्लियर होगी। अभी थोड़ा टेक्निकल भी समझो, टेक्निकल भी समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे फिगर वाइज देखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक सेट है ए और यहाँ पे एक सेट है हमारे पास मिला हुआ बी। अब हमारा जो फंक्शन, आई होप आपको दिख रहा होगा ये ए और बी, मैं एक बार चेक कर लूँ क्या? एक सेकंड रुको तो बच्चों, जरा चेक कर लेता हूँ। ए तो आपको दिख रहा है लेकिन आपको बी नहीं दिख पा रहा है। एक काम करते हैं, रुक जाओ, इसको यहाँ से हटाते हैं और कहीं और इसको शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको दिखेगा ना। दिस वन इज, मान लेते हैं आपका ये ए है और ये वाला सेक्शन आपका बी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एकदम ध्यान से समझना, एकदम बहुत गौर से समझना। और हमने इसमें 2-3 एलिमेंट्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4, और हमने यहाँ पे ए बी सी डी लिख रखा है, एक ई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ए से बी हमारे पास एक फंक्शन डिफाइंड है, ठीक। अब ये जो फंक्शन है, ये सबसे बड़ी बात है कि फंक्शन तो है, इतना तो कंफर्म है कि ये फंक्शन है। तो अगर ये फंक्शन है तो इसके हर एक एलिमेंट इधर कनेक्टेड होंगे और साथ साथ यूनिक कनेक्टेड होंगे। लेकिन 1-1 क्या कहता है कि अगर 1 हमारा ए से कनेक्टेड है, 2 हमारा बी से कनेक्टेड हो जाए, 3 हमारा सी से और 4 हमारा ई से, तो आप इस फंक्शन में क्या देख रहे हो? क्या ये फंक्शन है? जी सर। क्यों फंक्शन है? क्योंकि डोमेन यानी इनपुट का हर एक एलिमेंट कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है। डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए आपको कोई ना कोई आउटपुट मिल रहा है, साथ साथ एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक ही इनपुट से 2-2 तीर निकल गए हों, ये वाला तो सिस्टम है नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। तो समझना मेरी बात को, एक इनपुट से 2 तीर नहीं निकल रहा है, एक ही तीर निकल रहा है, तो फंक्शन तो है। लेकिन इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि आउटपुट के जो एलिमेंट्स हैं, आउटपुट के जो एलिमेंट्स हैं उनको भी बस एक ही तीर लग रहा है। यानी अगर इनपुट 1 के लिए आउटपुट ए आ चुका है, तो किसी दूसरे इनपुट के लिए कभी भी ए एज अ आउटपुट अगर नहीं आए, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन है। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आए, दूसरा कोई इनपुट उस आउटपुट से कनेक्ट ना हो, तो वो 1-1 फंक्शन कहलाता है। इसको फिर से समझो, थोड़ा डीप में समझो। मैं यहाँ पे छोटा सा एक और फिगर बना के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना, अभी बहुत डीप में चलेगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर अच्छे से समझे तभी मामला बनेगा। ये ए है, ये बी है, बढ़िया से इमेज बनेगा अभी, तभी जाके ये टॉपिक हम लोग क्लीन करेंगे। बहुत बेसिक टॉपिक है, समझो ध्यान से। यहां ले लो 1 2 3 और 4, यहां ले लो ए बी सी और डी। अब देखो 1 का मैंने ए से कर दिया, 2 का बी से कर दिया, 3 का भी बी से कर दिया, 4 का सी से कर दिया। ये फंक्शन है, नो डाउट कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन है सर ये? क्योंकि हर एक इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट है, और अगर 1 का आउटपुट ए है तो 1 का कोई दूसरा आउटपुट नहीं आ रहा है। ये बात तो क्लियर है। मतलब एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट है, अलग नहीं है, ये बात क्लियर है। लेकिन ये 1-1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है 1-1? समझना, 1 का कनेक्शन ए से हो गया क्लियर,
जब हम इनपुट 2 डाले तो हमको बी मिला, और इनपुट 3 डाले तो भी बी मिल गया। यानी 2 अलग अलग इनपुट के लिए सेम आउटपुट मिलने लग गया। तो ये 1 का 1 से कनेक्शन नहीं है, ये मेनी 1 कनेक्शन हो जाता है। आ रही है बात समझ में? यानी 1-1 फंक्शन का मतलब ये होता है, समझो खूब बढ़िया से, 1-1 मशीन, 1-1 फंक्शन क्या है, देसी शब्दों में आते हैं, फिर टेक्निकलिटी समझेंगे। 1-1 फंक्शन एक ऐसा मैथमेटिकल मशीन है जिसमें कि अगर तुमने एक इनपुट कुछ डाला और उस इनपुट के डालने से तुमको कुछ आउटपुट मिल गया, तो इस इनपुट और आउटपुट का एक जोड़ा बन गया। अब कोई दूसरा इनपुट अगर आप डालते हैं तो ये दूसरा इनपुट इसके साथ कभी भी कनेक्शन नहीं भिड़ा सकता है। जैसे तुमने इस वाले में देखो 2 को डाला इनपुट, 2 का कनेक्शन तुमको बी से मिल गया, 2 तुम्हारा इनपुट था, आउटपुट के तौर पे तुमको बी प्राप्त हो गया। अब कोई ऐसा और इनपुट है जिसके लिए बी एज अ आउटपुट तुमको मिल जाए? नहीं। लेकिन अगर हम इसमें आए तो 2 एज अ इनपुट गया तो उसका आउटपुट तो बी मिल गया, लेकिन बी के लिए एक और इनपुट है 3 का भी आउटपुट बी है, 2 का भी आउटपुट बी है। तो मेरे भाई ये 1-1 फंक्शन नहीं है, ऐसे फंक्शन को मेनी 1 कहा जाता है। इसी चीज को मैथमेटिकली कैसे लिखा गया? कहा गया कि अगर ए और बी 2 गो एलिमेंट है जो डोमेन से बिलोंग कर रहा है और दोनों बराबर नहीं है, अलग अलग है, मतलब इनपुट अलग अलग है। अगर इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी उनका अलग अलग आना चाहिए। आउटपुट भी क्या आना चाहिए? अलग अलग आना चाहिए। वैसे ही ए और बी अगर इनपुट सेम है तो आउटपुट भी तुम्हारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वैसे फंक्शन को हम लोग 1-1 फंक्शन कहते हैं। अब आप एक काम करिए, आप इसको खूब बढ़िया से उतारिए, हम इसको एक देसी तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि बेहतर ढंग से तुम ग्रैस्प कर पाओ। देखो, आज का क्लास लंबा होने के पीछे का सिर्फ यही लॉजिक है कि भैया क्लासेस जितने लंबे होंगे आप उतना स्लो आराम से समझेंगे। हम आज कोई क्वेश्चन ना कराए ना तब भी हमको संतुष्टि है, बट तब संतुष्टि है जब आपको 1-1 फंक्शन एकदम दिमाग में इमेज बन जाए। उसके लिए हम आपको 2 बार समझाएं, 4 बार समझाएं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस गौर से समझना है। इसको लिख लिख के समझ के उतारो, पॉज करके अभी ही उतारोगे, और तब उसके बाद हम इसको देसी तरीके से कुछ और एग्जाम्पल्स वगैरह देके बेहतर ढंग से समझाते हैं। ठीक है, चलो पहले उतारो, पॉज करके उतारना है। आई होप आप उतार लिए। चलिए अब देखिए, खूब बढ़िया से हम लोग इसको थोड़ा अपने ढंग से समझेंगे। मैथमेटिकल तरीका थोड़ा टफ हो जाता है, जल्दी ग्रैस्प नहीं कर पाते हैं हम लोग, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा लिंक करके समझोगे तो बड़ा बेहतर ढंग से समझ पाओगे, है ना। आ जाओ, समझना है, खूब बढ़िया समझना ध्यान से। जैसे तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल। मान लो यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है, और कोई फंक्शन है जो हमारा ए से लेके बी तक डिफाइंड है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, ए से बी डिफाइंड है। अच्छा, फंक्शन क्या है सर? तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1, 2, 3 और 4, और इधर हम कनेक्टिविटी ले लेते हैं ए, बी, सी और डी। ठीक है, ये फंक्शन है। तो चलो अब हम देखो, ए का कनेक्शन 1 से भिड़ाए, 2 का कनेक्शन बी से भिड़ाए, 2 का कनेक्शन सी से भिड़ाए, 3 का कनेक्शन डी से भिड़ाए और 4 का कनेक्शन सी से भिड़ाए। तो सबसे पहली तो बात ये आती है सर, सबसे पहले ये बताओ कि क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? भाई फंक्शन होगा तब ना आप चेक करोगे कि 1-1 है कि क्या है। फंक्शन ही नहीं है तो काहे का चेक? तो देखते हैं सर, 1 का कनेक्शन ए से, कोई दिक्कत नहीं, 1 का किसी और से नहीं है, बहुत बढ़िया। 2 का कनेक्शन बी से और 2 का कनेक्शन सी से। ले भैया, एक ही इनपुट के लिए बी भी मिल रहा है, सी भी मिल रहा है, यानी 7 बजे रवि सर बेतिया में भी और 7 बजे रवि सर पटना में भी पॉसिबल है? नहीं ना। 2 बजे रवि सर बेतिया में भी और 2 बजे रवि सर चेन्नई में भी नहीं ना। तो भाई एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट तो मिल नहीं सकता है। तो मेरे भाई ये फंक्शन ही नहीं है, तो भाई इसको 1-1 ऑन टू चेक ही नहीं करना है। अब आते हैं अगले पे, दूसरे पे आते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लो, यहाँ पे हमने ए बना लिया है ना, और यहाँ पे हमने
बी बना लिया और इससे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है ए। अब हम यहाँ लिखते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ लिखते हैं ए बी सी और डी। अब इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, ये देखते हैं 1 2 3 होगा। अब बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, क्या ये फंक्शन है? चेक करते हैं सर। अगर हमने 1 एज ए इनपुट डाला हमको ए मिला, हम 2 को इनपुट डाले हमको बी मिला, हम 3 को इनपुट डाले हमको सी मिला, हम 4 को इनपुट डाले हमको कुछ इनपुट ही कुछ आउटपुट ही नहीं मिला। तो भैया 4 पे तो ये मशीन काम नहीं कर रहा है, इनपुट 4 डालने पे हमको आउटपुट तो मिल नहीं रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन ही नहीं है भाई, ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो इसको 1 1 और 2 क्या चेक करना। अब हम आते हैं तीसरे पे आते हैं सर। मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारा ए है और यहाँ पे हमारा बी है और हमने ए से बी तक एक मशीन डिफाइन कर दिया है एफ, ठीक। अब देखते हैं 1 2 3 4, फिर लेते हैं ए बी सी और डी। 1 का हमने ए से रखा, 2 का बी से, 3 का बी से, 4 का सी से। चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन है। सबसे पहले चेक करो फंक्शन है कि नहीं। तो सर 1 का कनेक्शन ए से, 1 इनपुट था तो आउटपुट हमको ए मिल गया, ठीक है। अगर मेरा 2 इनपुट था तो आउटपुट हमको बी मिला, सही है। 3 इनपुट पे भी आउटपुट बी मिला, कोई दिक्कत नहीं है। इनपुट अलग अलग हो सकता है, आउटपुट सेम हो, इनपुट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक ही इनपुट के लिए 2 आउटपुट नहीं हो सकता है ना, ठीक। अब 4 का सी मिला, यानी सबका सब इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट मिला, यूनिक आउटपुट मिला। ऐसा नहीं कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट मिल गए, है ना। तो ये फंक्शन तो है सर, यानी अगर हम कहें तो ये फंक्शन है, लेकिन क्या ये 1 1 फंक्शन है, ये चेक करते हैं। तो 1 1 फंक्शन क्या कहता है कि अगर एक इनपुट का किसी आउटपुट के साथ कनेक्शन हो चुका है, अगर एक इनपुट का किसी आउटपुट के साथ कनेक्शन हो चुका है तो किसी दूसरे इनपुट का उस आउटपुट के साथ कनेक्शन नहीं हो सकता है। एकदम ध्यान से समझो, अगर एक इनपुट का कनेक्शन किसी आउटपुट के साथ हो चुका है तो दूसरे इनपुट का उसके साथ कनेक्शन नहीं हो सकता है। सीधा सीधा बात है, एकदम सिंपल सिस्टम चल रहा है कि अगर ए ने 1 ने ए के साथ कनेक्शन भिड़ा लिया तो अब 2 3 4 में से कोई भी उसके साथ कनेक्शन नहीं भिड़ाना चाहिए। अगर भिड़ा दिया तो वो 1 1 नहीं है, वो मेनी 1 कहलाने लगता है। तो चेक करो कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। 1 ने ए के साथ कनेक्शन भिड़ाया, अब ए का कनेक्शन किसी और से नहीं है, चलो ठीक। 2 ने बी के साथ कनेक्शन भिड़ाया और 3 ने भी बी के साथ कनेक्शन भिड़ा दिया। तो मेरे भाई यहां पे इस बी को 2 गो न तीर आके लग गया, और जैसे ही 2 गो तीर आके लगा तो ये 1 1 कहां हुआ, ये तो मेनी 1 हो गया ना, 2 1 हो गया ना, 1 1 तो है नहीं। तो 100% ये वाला लेक्चर 1 1, ये वाला एग्जाम्पल 1 1 नहीं है। बोलो क्लियर हो गया। चलो इसको थोड़ा और हम अपने डे टू डे लाइफ में कनेक्ट करके समझाते हैं। भाई देखो यार, इस एग्जाम्पल को ना मैं बस इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप 11 12 के बच्चे हो, थोड़ा सा ये सब एग्जाम्पल्स आप जब लेते हैं तो आप गलत धारणा मत पैदा कर लेना। बस मतलब क्या बताऊं मैं, समझाने के लिए है ताकि आप कभी भूलो नहीं, है ना, बस इस चीज के लिए है। मान लो यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ से एक फंक्शन डिफाइंड है। ए में तुमको कह सकते हो कि मेल लोग हैं, मेल हैं, और बी में हम कह लें कि भैया मेरा बी में फीमेल है, ठीक। समझना एकदम सिंपल। और इन लोगों की शादी हो रही है। जो फंक्शन है वो मैरिज का है। फंक्शन क्या है बच्चों? मैरिज का है, ठीक है। शादी ब्याह का भाई सिस्टम चल रहा है, मैरिज का है। मान लो ए में एक्स है, वाई है, जेड है, और इसमें तुम्हारा ले लेते हैं अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब पाया क्या गया कि एक्स की शादी बीटा से करा दी गई और y की शादी गामा से करा दी गई और z की शादी अल्फा से करा दी गई, ठीक। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? क्या ये मैरिज 1 1 फंक्शन को डिफाइन करता है? एकदम सर। क्यों? क्योंकि अगर x की शादी b से करा दी गई है तो अब b किसी और से शादी नहीं कर सकता है, ठीक। ना ही x किसी और से शादी, x किसी और शादी करेगा तो फंक्शन ही नहीं है फिर। और B किसी और से शादी कर सकता था, फंक्शन हो सकता था, बट अब जब 1 1 डिफाइन करना है तो भाई B की शादी किसी और से नहीं होगी, I mean बीटा की।
अगर x और बीटा की हो चुकी है कनेक्शन, x और बीटा एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, तो ना तो x किसी और से कनेक्ट होगा ना तो बीटा किसी और से कनेक्ट होंगे। समझ गए? तो ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं कि ये 1-1 फंक्शन है। मतलब एक इनपुट दे दिया गया, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे हम लोग जरा ध्यान से। कहां बताऊंगा तुमको, यहां आ जाओ। याद देखो, ये मशीन है हमारा, ठीक है, ये मशीन है हमारा, है ना, ये फंक्शन है हमारा, कोई भी फंक्शन है। अब आप इसमें क्या कर रहे हैं कि ऊपर से आप इनपुट कर रहे हैं और यहां से आपका आउटपुट बाहर निकल रहा है। समझिएगा ध्यान से, खूब बढ़िया समझिए। अगर आपने इसमें कोई इनपुट कर दिया, मान लो ए इनपुट कर दिया और ए के लिए यहां से आउटपुट बी निकल गया, तो अब ए के लिए बी आउटपुट निकल चुका है, यानी ए इनपुट के लिए बी आउटपुट आपको मिल चुका है। तो ये फंक्शन अभी तभी ये 1-1 कहलाएगा जब बी वाला आउटपुट किसी दूसरे इनपुट के लिए ना बना हो, किसी दूसरे इनपुट से बी मिलवे ना करे। मतलब एक इनपुट के लिए जो आउटपुट आपको मिल चुका है उस आउटपुट का कनेक्शन किसी दूसरे इनपुट से नहीं होना चाहिए। यही सीधा सीधा 1-1 फंक्शन को कहने का मतलब है। अगर नहीं, जैसे यहां देखो, यहां देखो, दो का कनेक्शन, दो इनपुट के लिए बी मिला और 3 के लिए भी बी मिल गया, तो ये 1-1 नहीं हुआ, ये मेनी 1 हो गया। लेकिन अगर मैं यहां देखूं, x के लिए बीटा मिला, y के लिए गामा मिला और z के लिए अल्फा मिला, तीनों इनपुट का 3 डिफरेंट आउटपुट है। इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग है। इनपुट अलग अलग है तो आउटपुट भी डिफरेंट है। यही चीज बोला गया था कि अगर कोई फंक्शन है f जो a से b डिफाइंड है और उसमें तुम दो अलग अलग इनपुट डाल रहे हो तो उसका आउटपुट भी अलग अलग होना चाहिए, सेम आउटपुट नहीं होना चाहिए। अगर सेम आउटपुट हो गया तो वो फंक्शन हमारा कभी भी 1-1 फंक्शन नहीं है। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखो, मान लो हम तुमको दे दिए f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। अब तुम सोचो ध्यान से, देखो ध्यान से, अगर हम इसमें 2 डालते हैं तब भी हमको 4 मिलेगा और अगर हम इसमें -2 डालते हैं तब भी हमको 4 मिलेगा। तो 2 और -2 अलग अलग आउटपुट, सॉरी अलग अलग इनपुट है। 2 और -2 अलग अलग इनपुट है, लेकिन ये डिफरेंट इनपुट के लिए जो आउटपुट मिला है 4, वो आउटपुट तुमको क्या मिल गया है? सेम मिल गया है। तो ये फंक्शन कभी भी हमारा 1-1 फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन है? ये मेनी 1 फंक्शन कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। एकदम ध्यान से सुनना, फिर से एक बार बता रहे हैं। एक फंक्शन को हम लोग 1-1 कहते हैं अगर उसमें डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट आए। और अगर हमने इनपुट सेम डाला है तो ऑब्वियस बात है कि आउटपुट सेम ही आने वाला होता है। तो अलग अलग इनपुट के लिए अगर डिफरेंट आउटकम्स, अलग अलग आउटपुट आ रहे हैं तो वो फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? 1-1 फंक्शन कहलाता है, अन्यथा वो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल पे अगर मैं बोलूं कि f ऑफ एक्स स्क्वायर रियल टू रियल डिफाइंड है, हमने 2 डाला इसके अंदर तो हमको 4 मिला, -2 डाले फिर भी 4 मिला, तो 2 इनपुट के लिए 4 मिला और -2 इनपुट के लिए भी 4 मिला। यहां पे इनपुट अलग अलग था लेकिन आउटपुट सेम मिल गया, तो ये फंक्शन 1-1 नहीं है, ये फंक्शन मेनी 1 है। आ गई बात समझ में? तो बस इसी चीज को ध्यान रखना है, ठीक है? तो आई होप ये एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर होंगी। पहले आप इसको उतार लो खूब बढ़िया से, फिर हम थोड़ा और इसको क्लीन करते हैं। उतार लीजिए, चलिए बच्चों, तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये समझ चुके होंगे कि 1-1 फंक्शन क्या होता है। जरा हम लोग अब इसके एल्गोरिदम पे बात करते हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन, अच्छा नहीं, पहले एल्गोरिदम से पहले थोड़ा सा और बात आ जाओ। ग्राफिकल टेस्ट, थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दे दो, है ना, कि ग्राफिकली हम कैसे टेस्ट करेंगे कि कोई फंक्शन 1-1 है कि नहीं। जैसे समझना मेरी बात को, मान लीजिए कि हमने एक फंक्शन लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो डिफाइंड है रियल नंबर से रियल नंबर। अब अगर इसके ग्राफ की बात की जाए तो हर किसी को पता है कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। अब आपको पता लगाना है, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, ओनली ग्राफ। अगर क्वेश्चन देगा तो पता लगाने का तो अलग तरीका है, लेकिन अगर सिर्फ आपको ग्राफ दे दिया है और उस ग्राफ से अगर आपको पता लगाना है कि यह फंक्शन 1-1 है कि फंक्शन 1-1 नहीं है, तो आपको क्या करना होता है समझता आता हूं मैं। इस टेस्ट को कहा जाता है सोया डंडा
टेस्ट ठीक है ना, सोया डंडा टेस्ट। असल में हम लोग इसका ओरिजिनल नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, लेकिन हम लोग कहते हैं सोया डंडा टेस्ट, है ना, सोया हुआ डंडा बना देना। आपको क्या करना है, आपको बस एक ऐसे डंडा ड्रॉ कर देना है, हॉरिजॉन्टल डंडा ड्रॉ कर देना है। अगर इस डंडे ने ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे काटा, एक से ज्यादा जगहों पे काटा, तो ये फिर 1-1 फंक्शन नहीं होगा, 1-1 फंक्शन नहीं होगा। अगर सोया डंडा ग्राफ को एक से ज्यादा जगहों पे काट रहा है तो ये ग्राफ कभी भी 1-1 का नहीं हो सकता है मेरे भाई। क्यों नहीं हो सकता है, समझिएगा जरा ध्यान से। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट देखिए, यहां पे जो वैल्यू आप लेंगे लेट इट बी x2 और यहां पे जो वैल्यू लेंगे x1, हम कह सकते हैं कि x1 जो है वो x2 से अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं है, x1 x2 डिफरेंट है। लेकिन जब हमने इसको फंक्शन में प्लेस किया, हमने जब f of x1 निकाला और जब f of x2 निकाला तो पाए कि f of x2 की वैल्यू भी वही, क्योंकि वही हाइट मिला, और f of x1 के लिए भी वही हाइट मिला, क्योंकि यहां का y कोऑर्डिनेट तो दोनों का सेम ही है ना। तो x2 x1 के लिए वही हाइट, x2 के लिए भी वही हाइट, यानी x1 का आउटपुट और x2 का आउटपुट दोनों ही सेम। और इस वजह से इनपुट देखो, इनपुट अलग अलग है, एक 2 है एक -2 है, लेकिन आउटपुट दोनों का 4-4 मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये 1-1 होगा, नहीं होगा। तो अगर आपको सिर्फ ग्राफ दे दिया जाए और बोला जाए चेक करो कि ये 1-1 फंक्शन है कि नहीं है, तो आप सोया डंडा टेस्ट करेंगे। आप सीधे एक डंडा बनाएंगे, अगर डंडे ने ग्राफ को 2 से 1 से ज्यादा जगहों पे काटा, एक जगह पे काटा है 1-1 होगा, एक से ज्यादा जगहों पे काटा है तो कभी भी 1-1 नहीं हो सकता, वो मेनी वन होगा। जैसे ये एक एग्जांपल हम आपको दिखा दिए मेनी वन का। अब यहां एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप कहें कि f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो जो बच्चे ग्राफ अभी पढ़ेंगे आज के लेक्चर से उनको समझ आएगा एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक। अब इस पे अगर हम सोया डंडा टेस्ट करें, टक टक, कहीं पे खींचो, कहीं पे लाइन खींचो, हर जगह कहीं पे भी लाइन खींचो, हर जगह टक 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 ऊपर नीचे लाइन ऐसे खींच दो वो लाइन, इसको मशीन की तरह चलाओ, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, कहीं पे भी बस एक ही जगह काटेगा। तो ये ग्राफ हमारा अगर रियल टू रियल डिफाइंड है तो 100% मेरा 1-1 का ग्राफ है, यानी एक्स क्यूब हमारा 1-1 फंक्शन है। लेकिन एक्स स्क्वायर हमारा एक ही लाइन 2 जगहों पे काट दिया, यानी x1 के लिए भी वही आउटपुट, x2 के लिए भी वही आउटपुट, तो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम आउटपुट आ जाए, ये कभी 1-1 फंक्शन होगा, नहीं होगा। तो ग्राफ को चेक करना है, सिंपल एक डंडा खींचिए और देखिए, अगर एक से ज्यादा जगहों पे काटा 1-1 नहीं होगा, एक जगहों पे काटा 1-1 होगा, ठीक। चलो प्ले पॉज करके फटाक से उतारो, तो चलो पॉज करो और फटाक से उतार लो, जितना जल्दी से उतार सकते हो। मैं जरा देखूं रिकॉर्डिंग चल रही है ना, डर भी लगता है, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाते पढ़ाते अपनी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अब सोचो इतना मेहनत से कोई समझाए और लेक्चर रिकॉर्ड ना हो तो उसकी स्थिति क्या हो जाएगी उस टीचर की, फिर वो लेक्चर पढ़ाने का मन नहीं करता है। मैंने मुद्दा ये तो बड़ा सीरियस मैटर है बच्चों, और आप भी सीरियस होकर पढ़ें, मजा आएगा। अभी क्वेश्चन करेंगे 1-1 को लेकर टेंशन मत लो, भी बहुत बहुत बढ़िया 100% रखो, हम समझा के दम मानेंगे, बिना समझाए तो मानेंगे नहीं, है ना। आ जाओ नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं अगला क्या है। खूब बढ़िया समझिए। एक और ग्राफिकल टेस्ट होता है फंक्शन का ग्राफिकल टेस्ट। जैसे मान लो कि हमने तुमको एक ग्राफ दे दिया, मान लो ग्राफ ये था, मान लो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ठीक, ये ग्राफ। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये ग्राफ फंक्शन का है, फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं, ये पता लगाना है। 1-1 on 2 छोड़ो, 1-1 on 2 तब ना जब फंक्शन होगा। अरे भैया जब फंक्शन होगा, जब इंसान होगा तब ना मेल और फीमेल परखोगे, जब वो इंसान ही नहीं होगा तो मेल फीमेल परखने का क्या फायदा। तो फंक्शन होगा तब ना 1-1 on 2 करोगे। तो फंक्शन चेक करने का टेस्ट होता है खड़ा डंडा टेस्ट, खड़ा डंडा टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या है सर? तो चुपचाप से वो खड़ा डंडा बनाइए। जैसे ही आप एक खड़ा डंडा बनाएंगे, अगर वो डंडा एक से ज्यादा जगहों पे ग्राफ को काटा तो वो ग्राफ कदापि फंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोचो ध्यान से। एक वो इनपुट है x,
इस x के लिए ऊपर भी आउटपुट मिल जा रहा है, इसी x के लिए नीचे भी आउटपुट मिल जा रहा है। ले भैया बवाल हो गया, एगो इनपुट डाले, ऊपर वाला आउटपुट ले कि नीचे वाला आउटपुट ले। ग्राफवा तो दो जगह काट रहा है, इधरों दे रहा है उधरों दे रहा है, कहां दे, कौन सा इनपुट हमारा होगा? तो इस वजह से ये फंक्शन ही नहीं होता है। यानी अगर कोई ग्राफ दे दे और आपको बोले कि पता लगाओ कि ये ग्राफ फंक्शन का है कि नहीं, 1 का नहीं, फंक्शन का है कि नहीं, तो आप सीधे सीधे खड़ा डंडा बनाओगे। अगर खड़े डंडे ने एक से ज्यादा जगहों पे ग्राफ को काटा तो आपका वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है, और अगर एक जगहों पे काटा तो वो ग्राफ आपका फंक्शन का है। ठीक, दोनों बात दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पॉज करके फटाक से नोट कर लो। चलो अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम लोग जरा 1-1 फंक्शन के टॉपिक पे आते हैं, है ना, 1-1 फंक्शन के बात पे आते हैं। सर अगर क्वेश्चन में दे दे कि चेक करो कि ये 1-1 है कि नहीं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुमको दे दे, चेक वेदर f of x is equal to x square defined from real to real is 1-1 और नॉट, 1-1 है कि नहीं है, ये चेक करना है इस फंक्शन को। ठीक है, तो क्या स्टेप्स हमें अपनाने चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए? तो आज जो हम तुमको सिखा रहे हैं वो बोर्ड का क्वेश्चंस बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। आज के तरीके से आप बोर्ड का कोई क्वेश्चन बना लोगे, आरडी शर्मा का कोई क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन जैसे ही हम जेईई मेंस की बात करेंगे या एडवांस की बात करेंगे तो उसके लिए तुमको कल के वीडियो लेक्चर तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, आज हम बस बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सिखा रहे हैं, कैसे सॉल्व करिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया कि भाई चेक करो, पता लगाओ कि ये आपका जो f of x है वो x स्क्वायर जो रियल टू रियल डिफाइंड है 1-1 है कि 1-1 नहीं है। कैसे पता लगाओगे? तो स्टेप समझिएगा एकदम ध्यान से, एल्गोरिदम बता रहा हूं मैं आपका। सबसे पहला काम होता है टेक 2 एलिमेंट्स फ्रॉम डोमेन। दिए गए डोमेन से 2 एलिमेंट ले लो, जैसे देखो हम लेके दिखा रहे हैं x1 एंड x2। लेट करना होता है, लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू दिस वन इज योर डोमेन, बिलोंग्स टू रियल नंबर। मान लेते हैं कि x1 x2 आपका किससे बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्टेप 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x1 एंड f of x2। f of x1 और f of x2 की वैल्यू निकालो। चलो निकाल लेते हैं। हमारा f of x x स्क्वायर है, तो अगर हम x की जगह x1 डालेंगे तो x1 स्क्वायर आ जाएगा, और अगर हम x की जगह x2 डालेंगे तो हमको x2 स्क्वायर मिल जाएगा। हमने वैल्यू भी निकाल ली, 2 एलिमेंट माने, अब मानने के बाद वैल्यू भी निकाल लिए, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं है सर। ठीक है सर, इसके बाद बताइए अब स्टेप 3 में क्या करना होता है? एज्यूम दैट f of x1 is equal to f of x2 and solve it चलो ये भी कर लेते हैं। solve it if on solving x1 is equal to x2 then it is 1-1, तब वो 1-1 होगा, और नहीं तो नहीं होगा। अब समझिएगा मेरी बात को। आपने एज्यूम कर लिया कि f of x1 और f of x2 सेम है, बराबर है, आप ये मान लिए। ठीक है, आप मान लिए कि f of x1 f of x2 बराबर है। असल में ये f of x1 है क्या? x1 डालने पे जो आउटपुट मिला वो f of x1 है, x2 डालने पे जो आउटपुट मिला वो f of x2 है। आपने दोनों ही आउटपुट को बराबर मान लिया है। तो जब आउटपुट बराबर हो चुका है तो 1-1 होने के लिए इनपुट भी को सेम होना जरूरी है। अगर इनपुट ना सेम हुआ तो फिर वो 1-1 फंक्शन नहीं होता है। डेफिनेशन यही कहता है। बस इसी चीज को लगा के ये तरीका बना दिया गया। क्या कहा गया कि सर सबसे पहले 2 इनपुट मानो जो कि आपके डोमेन से बिलोंग करता, हमने मान लिया। फिर बोला गया कि उस इनपुट को फंक्शन में मशीन में रख दीजिए और मशीन में रखने के बाद आउटपुट निकाल लीजिए।
फिर दोनों ही आउटपुट को बराबर कर दीजिए। करना नहीं है, मान लेना है कि बराबर है। एज्यूम कर लीजिए कि बराबर है, और एज्यूम करने के बाद आप उसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे अगर आपका x1 और x2 बराबर आ जाता है, यानी इनपुट भी बराबर आ जाता है, तब वो फंक्शन 1 1 कहलाएगा, और नहीं तो वो फंक्शन 1 1 नहीं कहलाएगा। आ गई बात समझ में? तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर हमें क्या मिला है? हमें मिला है x1 स्क्वायर, x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। लिखेंगे x1 माइनस x2, फिर x1 प्लस x2 बराबर 0। उसके बाद देखेंगे सर कि x1 माइनस x2 0 है, तो x1 की वैल्यू x2 आ गई। यानी सर अगर ऐसा है तब तो x1 x2 बराबर आ गया, यानी 1 1 होगा। लेकिन अगर x1 प्लस x2 0 हो जाए, तब तो x1 बराबर माइनस x2 न है। दोनों इनपुट बराबर आया, x1 x2 बराबर आया नहीं। एक केस में भी गलती हो गया तो हमारा फंक्शन 1 1 नहीं है। तो बताओ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 1 है? नहीं है। कैसे पता चला सर? हमने x1 x2 डोमेन से लिया, उसकी वैल्यू पुट किए, दोनों को इक्वल मान के सॉल्व किए, तो एक केस में तो बराबर आ गया, लेकिन एक केस में बराबर नहीं आया। x1 बराबर आया माइनस x2 के। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 1 नहीं है। दोनों ही केस में दोनों बराबर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो बस फटाफट इसको उतारो, फिर थोड़ा और डीप में चल के समझते हैं। चलिए उतारिए फटाक से। है ना? तो ये एक छोटे छोटे तरीके होते हैं जिससे आप सॉल्व कर सकते हो कि फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। है ना? बहुत क्वेश्चन अभी करेंगे, अपने आप धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। आइए बच्चों, देखा जाए जरा, और थोड़े से 1 1 फंक्शन की बात हम लोग कर लें। थोड़े से और 1 1 फंक्शन की बात करेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मान लीजिए सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जो फंक्शन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। कहां से कहां डिफाइंड है मेरे प्यारे बच्चों? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर डिफाइंड है। हर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर। और कैसे डिफाइंड है? तो f ऑफ x इज इक्वल टू, सेम क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर। अब आप बताइए कि ये 1 1 है? आओ चेक कर लेते हैं। ठीक सर, कैसे चेक करेंगे? लेट कर लेंगे कि x1 एंड x2 जो दो गो एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। कोई दिक्कत? x1 प्लस x1 कॉमा x2 नेचुरल नंबर से है। ठीक है सर। उसके बाद हम मान लेंगे, एज्यूम दैट f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 किसके बराबर है? f ऑफ x2 के बराबर है। बहुत बढ़िया बात सर। तो जैसे ही हम x1 रखेंगे मिलेगा x1 स्क्वायर, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, इसमें मिलेगा। उसके बाद जैसे ही हम यहां रखेंगे हमको मिलेगा x2 स्क्वायर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बराबर 0। उसके बाद x1 माइनस x2, देन फिर x1 प्लस x2 बराबर 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सर यहां पे पहला केस कि अगर x1 माइनस x2 0 होता तो x1 बराबर x2 होता, यानी सर पहले केस में तो 1 1 होगा। लेकिन जरा दूसरे केस को देखो, जरा दूसरे केस को देखो। हम कह ही नहीं सकते हैं कि x1 प्लस x2 0 होगा ना, क्योंकि x1 और x2 नेचुरल नंबर हैं, और दो नेचुरल नंबर को जोड़ने से, बिकॉज सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कांट बी इक्वल टू 0। तो ये वाला केस तो होगा ही नहीं। और जब ये केस नहीं होगा तो x1 बराबर x2 होगा, और जब x1 बराबर x2 होगा तो हमारा फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। लिख देंगे हैंस इट इज 1 1। बताओ, एक ही फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो रियल टू रियल डिफाइंड था तो 1 1 नहीं हो रहा था, लेकिन नेचुरल टू नेचुरल डिफाइंड हो गया तो 1 1 हो गया। इसका मतलब है सर कि 1 1 होने में कहीं ना कहीं डोमेन का मेन मुद्दा, डोमेन का मेन हाथ होता है। जी हाँ सर, आपका इनपुट का जो सेट है ना वो भी रोल प्ले करता है फंक्शन को 1 1 बनाने में, है ना।
बात आई समझ में? तो समझे कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसा नहीं है कि हमेशा सर 1 1 होबे नहीं करेगा, किसी केस में 1 1 होगा, किसी केस में नहीं होगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपके डोमेन पे कि आपका डोमेन कैसा है। ठीक है ना? आई होप खूब बढ़िया समझ में आया। चलो इसको उतार लो, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलो उतारो। आइए अब थोड़ा हम चाहते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को छोड़ के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिया जाए और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से चीजों को समझने की कोशिश की जाए। ठीक है ना? जैसे मान लो हम एक फंक्शन बता रहे हैं, आपको ध्यान से देखना, तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक, थोड़ा सा प्रैक्टिकल का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है कि अ फंक्शन विच एसोसिएटेड विथ अ फंक्शन विच एसोसिएट्स विथ, किस चीज से एसोसिएट है? फंक्शन विच एसोसिएट्स, ए फंक्शन विच एसोसिएट, a function which associates to each country in the world its capital is 1 1 और not, ये पता लगाना है। मतलब समझिएगा ध्यान से, क्या है मतलब? कह रहा है कि मान लीजिए एक फंक्शन है जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे कंट्री के नाम है, इस वाले सेट में कंट्री है और इस वाले सेट में हमारे पास कैपिटल है। ठीक, और एक फंक्शन है जो हर, जैसे उसमें क्या कर रहे हो, ये मशीन ऐसा है, ये फंक्शन ऐसा है कि इसमें कंट्री का नाम डाल रहे हो, तर ऑपरेट करके कैपिटल का नाम फेंक दे रहा है। ठीक है, तो भाई इसमें हमने डिफरेंट कंट्री डाला, इंडिया डाला, अलग अलग कंट्री डाल सकते हो, इंडिया डाल दिए, ऑस्ट्रेलिया डाल दिए, मतलब जो भी ऑस्ट्रेलिया रही, इंडिया डाल दो, फिर तुम नेपाल डाल दो, फिर तुम पाकिस्तान डाल दो, डिफरेंट कंट्रीज डाल दो और उन सब का यहाँ पे डिफरेंट कैपिटल डाल दो। तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? जी सर। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया ने अपना कैपिटल दिल्ली बना रखा है तो अब नेपाल इसको अपना कैपिटल नहीं बना सकता है। यानी एक इनपुट के लिए एक आउटपुट दिल्ली आ चुका, तो अब कोई दूसरा इनपुट उसको कैपिटल नहीं बना सकता है। सिंपल सी बात है। यानी हर एक कंट्री का यूनिक होता है कि नहीं कैपिटल? हर एक कंट्री का अपना कैपिटल होता है। कि ऐसा हुआ कि यार नेपाल का जो कैपिटल है वही कैपिटल पाकिस्तान का भी, ऐसा हो सकता है क्या? दो अलग अलग कंट्रियों का सेम कैपिटल हो सकता है क्या? नहीं। तो ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन 1 1 है। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंट्री का अपना एक अलग अलग आउटपुट, अलग अलग कैपिटल होता है। एक कैपिटल के लिए दो अलग अलग कंट्रियां आपको नहीं मिलेंगी और इसीलिए ये फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। ठीक है ना? तो ये पहला एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल हम आपको दिखाना चाहेंगे, बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल ये भी है। एक फिगर हम बनाते चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन पे आते हैं ना, थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था जो आपको चीजें समझाया। अब एक काम करो, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। सुनो ध्यान से। सर आज के क्लास का मेन कॉन्सेप्ट था 1 1 फंक्शन को बढ़िया से ग्रैस्प करना। अगर हम आपसे पूछें कि 1 1 फंक्शन किसको कहा जाता है, तो हम कहेंगे कि अगर कोई फंक्शन है जो a से लेके b पे डिफाइंड है तो वो फंक्शन 1 1 कहलाएगा अगर a के डिफरेंट इनपुट्स के लिए, a के डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए हमको b में भी डिफरेंट एलिमेंट्स मिले। ठीक है ना? मेरे कहने का मतलब है कि अगर इनपुट अलग अलग है तो उसके लिए हमको आउटपुट भी अलग अलग मिले, तो ये फंक्शन हमारा क्या कहलाता है? ये फंक्शन हमारा 1 1 कहलाता है। या फिर दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमारा इनपुट सेम है तो उसके लिए आउटपुट भी हमको सेम मिलना चाहिए। और इसी दूसरे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बोर्ड में क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं। जैसे अभी मैंने तुमको एक क्वेश्चन करके दिखाया, एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ज़्यादा बड़ा मजा आएगा उस क्वेश्चन को भी करने में। मान लो क्वेश्चन हमने तुमको ये दे दिया, ध्यान से देखो, तीसरा नंबर तो क्वेश्चन तो हमने करा ही दिया है सॉरी। 4th नंबर क्वेश्चन पे जरा हम लोग आते हैं, है ना? देखते एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया कोई फंक्शन है और ये फंक्शन डिफाइंड है रियल नंबर से लेके रियल नंबर तक। ठीक, और फंक्शन कैसा है? तो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब आपको पता लगाना है कि क्या ये एक्स क्यूब जो है ये फंक्शन हमारा 1 1 है या 1 1 नहीं है, ये पता लगाना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे,
एफ ऑफ x1 इनपुट करेंगे तो हमको मिलेगा x1 का क्यूब, और फिर हम एफ ऑफ x2 इनपुट करेंगे तो हमको मिलेगा x2 का क्यूब, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। एज्यूम करेंगे ना कि एफ ऑफ x1 बराबर है कि नहीं एफ ऑफ x2 के। जब दोनों को इक्वेट करोगे तो तुमको मिलेगा x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। फिर आगे सर, आगे क्या करना है, x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा x1 माइनस x2 का x1 माइनस x2, फिर x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, x2 का स्क्वायर बराबर 0। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? हमको तो नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। अब यहाँ दो बातें आती हैं। पहली बात आती है कि सर x1 माइनस x2 अगर 0 हुआ इफ, तब तो हमारा x1 x2 बराबर है, यानी तब 1 1 है, तब 1 1 है, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 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 क्या हमारा x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर 0 हो सकता है? क्या ये 0 हो सकता है? चलो तुम लोगों के लिए आज का क्लास का होमवर्क यही है, कल हम लोग इस पे और मेहनत करेंगे 1 1 पे, बट आज के क्लास का आपका होमवर्क ये है कि क्या ये 0 हो सकता है, और अगर हो सकता है तो x1 और x2 में क्या रिलेशन होगा, और अगर ये 0 नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है, आपको ये हमको बताना है आज के क्लास का होमवर्क। क्या x1 x2 ये जो इक्वेशन है ये 0 हो सकता है? अगर हो सकता है तो x1 x2 में क्या रिलेशन है, और अगर नहीं हो सकता है तो x1 तो फिर क्यों नहीं हो सकता है, आपको ये चीजें एक्सप्लेन करनी है। आई बात समझ में? तब हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन 1 1 है कि नहीं है, ठीक है ना? तो एक्सप्लेन करो, देखते हैं। आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है, इतना देर बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ही समय हम लोग बढ़ाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और आई होप आज का क्लास आपको क्लियर हुआ हो। थोड़ा इसको एक बार फिर से देखोगे तो चीज़ें और बेहतर क्लियर होंगी। तो ट्राई करो चीज़ों को देखने का, जहाँ दिक्कत लगे फिर हमसे अच्छे से पूछो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बाकी सब तो ठीक ही है। घर पे रहिए, अच्छे से रहिए, अपने और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।